Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2, जिसमें हम लोगों ने बहुपद के बारे में जाना था लास्ट के सेशन में 2.1 के अंदर। आज हम लोग उसके आगे थोड़ा सा अच्छा वाला जो मॉडिफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो वाले पढ़ेंगे। राइट फ्रेंड्स, चलिए तो बताते हैं आपको आज के सेशन में क्या क्या आने वाला है। शून्यकों के बारे में मैंने लास्ट में भी बताया ही था आपको। जिसने भी लास्ट सेशन देखा होगा उनको पता होगा कि शून्यक क्या बताया था मैंने और कैसे काम करते हैं ये सब चीजें। आज हम लोग कुछ फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपके पुराने वाले सेशन से बिल्कुल रिलेटेड रहेंगी। अगर आपने अभी तक पुराना सेशन नहीं देखा है दोस्तों, प्लीज पहले पुराना सेशन देख लो। 2.1 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तब जाके आपको ये 2.2 100% श्योरिटी के साथ में 100% समझ में आएगा। राइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले वो देखोगे तब जाके इस वाले सेशन का मजा लोगे। चलिए आज देखते हैं हम लोगों को नए सेशन के अंदर क्या सीखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक बार सेशन को शेयर कर दो और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको चैनल सब्सक्रिप्शन इसलिए जरूरी है। आगे जितना भी सॉल्यूशन होगा 2.3 2.4 के, वो सब आपको सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही नोटिफिकेशन आएगा। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन का वही एक जरिया है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरुआत करेंगे सेशन की। सेशन में 2.2 के अंदर क्या बताया गया है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में मैंने घात के आधार पर और पदों के आधार पर कई प्रकार बताए थे कि समीकरण के कितने प्रकार होते हैं। घात के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, रैखिक समीकरण बताया था एक घात को। तो इस तरह की चीजें मैंने बताते हुए आपको यह भी बताया होगा कि द्विघात नाम की भी एक चीज होती है। वो क्या होती है? जिसमें फंक्शन का क्या हो, फलन का पावर 2 हो मैक्सिमम, उसको द्विघात बोला जाता है। आज उसी के बारे में स्टडी करेंगे। ज्यादातर चीजें हम लोग निकालने ये सीखेंगे कि शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। मेन टॉपिक रहेगा कि शून्यकों को कैसे यूज करना चाहिए, शून्यक होते क्या हैं, जरा इसके बारे में आज अच्छे से रीड करेंगे। राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। स्टूडेंट्स, आपको जब भी कभी भी एक समीकरण लिखना होता है तो आप लोगों को वहां पर कुछ घात, कुछ गुणांक और कुछ आपके फलन लेने पड़ते हैं। राइट, यहां पर एक ही फलन लेना है। जैसे कि मैंने कहा, ये मैंने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में एक वो लिखा हुआ है, समीकरण लिखी हुई है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि सर ये समीकरण है कितने पद की? तो ये है 1 2 3 तीन पद की समीकरण है। कितने घात की है? द्विघात की है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है। यहां पर x की मैक्सिमम पावर 1 है, बट 1 छोटी हो गई है 2 से, इसलिए इसकी ज्यादातर पावर क्या ली जाएगी? 2 ली जाएगी, जिसकी वजह से इसको बोला जाएगा द्विघातीय समीकरण है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर इसका फिर काम क्या है, लिखने का तरीका क्या है, जरा ये बताते हैं। और इसमें शून्यक क्या होते हैं। शून्यक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको ये चीज बताऊं कि भाई ये मान लो एक परिवार है, परिवार के अंदर से 2 बच्चे निकल कर आए हैं। ठीक है, हर एक फैमिली में मम्मी पापा होते हैं और एक सिस्टर और ब्रदर होती है। तो इस तरह का मतलब क्या होता है? 2 बच्चे और 2 मम्मी पापा मिलकर मतलब क्या हो जाते हैं? एक पूरी फैमिली तैयार हो जाती है। सपोज दैट ये क्या है? फैमिली है। इस फैमिली में 2 बच्चे निकल कर आएंगे, जिसको आप क्या नाम दे सकते हो? एक को नाम दे दिया अल्फा और एक को नाम दे दिया बीटा। अल्फा और बीटा इस फैमिली के 2 बच्चे हैं। जब तक ये बच्चे इस फैमिली में नहीं रहते तो जो मम्मी पापा हैं बड़े उदास रहते हैं। फैमिली के मम्मी पापा क्या बड़े उदास रहते हैं। ऐसे एक कहानी जरा समझो। तो इस फैमिली में जब ये बच्चे आ जाते हैं खेलते कूदते हुए, तो ये पूरी फैमिली क्या हंसमुख फैमिली हो जाती है, एकदम मस्त सेटिस्फैक्शन वाली फैमिली हो जाती है। ठीक, अब इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। एक मम्मी, एक पापा, एक बहन, एक भाई मिलकर पूरी फैमिली, 4 लोगों की फैमिली मिलकर बन जाती है। अच्छा, तो इसका काम क्या हुआ? वो नंबर्स जो इस फैमिली को क्या करे? सेटिस्फाइड करे। सेटिस्फाइड करने का क्या मतलब होता है? संतुष्ट करने का क्या मतलब होता है? कहने का मतलब होता है ये जो शून्यक निकाले हो आप लोग, ये शून्यक इसके तभी होंगे। आखिर भाई हर बच्चा हर एक फैमिली का तो नहीं हो सकता ना। मान लो कोई राम है, उसकी कोई फैमिली थी, अब आपने राम को कहा कि जाओ तुम उस दूसरी वाली फैमिली में बैठो जाके, क्या उसको अच्छा लगेगा दूसरी फैमिली के साथ? वो तो बचपन से अपनी फैमिली में पलता आ रहा है, तो अपनी फैमिली में बैठना चाहेगा ना। तो ये शून्यक अपनी फैमिली में तभी सेटिस्फाइड हो पाएंगे। कैसे पता करोगे कि सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? तो बेटा सिंपल सी बात है, जब आप इसको इसमें पुट करोगे, x की जगह पे पुट करोगे, तो LHS और RHS इक्वल आने चाहिए। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल दी है।
LHS और RHS इक्वल आने चाहिए, नहीं तो ये सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो ये इसका मूल नहीं बनेगा, शून्यक नहीं बनेगा। ठीक है, तो कब शून्यक बनेगा? जब इसकी वैल्यू को इसमें पुट करोगे तब हम कहेंगे कि अगर LHS RHS इक्वल हुआ तो इसका मतलब ये इसका शून्यक है। ये बात आपको जाननी चाहिए, ये दोनों के लिए अप्लाई होती है। इसको भी पुट करके देखो, क्या ये इस फैमिली का मेंबर है कि नहीं, इस फैमिली का बच्चा है कि नहीं है, ये इस फैमिली का शून्यक है कि नहीं। तो आपको पता करना चाहिए कि इसकी वैल्यू किसमें रखो, और अगर LHS RHS इक्वल आ जाता है तो आप कहोगे कि हाँ भाई ये इस फैमिली का शून्यक बनेगा। क्लियर? अच्छा, ये शून्यक आए कहां से? इसको एक सॉल्व करने का मेथड होता है, हर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होता है स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट टाइम में भी बताया था, जितनी पावर की इक्वेशन लोगे, जितनी पावर का समीकरण लोगे, उतने ही शून्यक निकल कर आएंगे। द्विघात है तो द्वि शून्यक होंगे, त्रिघात की समीकरण लोगे तो 3 शून्यक निकल कर आएंगे। ठीक है, और तीनों ही शून्यक उस फैमिली को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। इसीलिए मैंने ये भी बताया होगा लास्ट में कि अगर रैखिक समीकरण है तो रैखिक में एक पावर होती है, इसलिए उसका शून्यक भी एक ही होता है, एक ही मेंबर उसको सेटिस्फाइड करता है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब आगे बात करते हैं इन शून्यकों का मतलब क्या। मतलब तो समझ में आ गया होगा कि ये इनको सेटिस्फाइड करते हैं, इस फैमिली को। इनके बीच में कुछ संबंध होते हैं। कैसे संबंध? मैंने बताया ना, ये इस फैमिली के बच्चे हैं समझो, एक हो गया लड़की और एक हो गया लड़का, है ना। तो इस तरह से कुछ शून्यक यहां पर बनके तैयार होते हैं, एक लड़की और एक लड़के के बीच में। कभी कभी होता क्या है कि ये दोनों इस फैमिली के बच्चे हैं तो ये भाई बहन जो है काफी टकरार में रहते हैं। हर फैमिली में होता है कि भाई बहन की लड़ाई तो गजब की होती है, लेकिन कुछ कुछ फैमिली में ऐसा भी होता है कि एक दीदी बोलता है तो दूसरा भैया भी बोलती है। समझ रहे हो? मतलब प्यार भी काफी ज्यादा रहता है। तो इन दोनों में ना दो तरह के रिलेशन नजर आते हैं, कोई टकराने वाले हैं तो कोई बढ़िया प्रेम भाव से रहने वाले हैं। इस तरह के दो रिलेशन निकल के आते हैं। कौन से रिलेशन निकल के आते हैं? अब जरा मैथमेटिक्स की भाषा में समझाते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर आपको दो चीजें करनी होती है इन शून्यकों के बीच में। एक तो शून्यकों का गुणनफल निकाला जाता है और एक निकाला जाता है शून्यकों का योगफल। ये दो रिश्ते जो हैं इनके बीच में निकाले जाते हैं, एक योगफल वाला और एक गुणनफल वाला। तो देखो, जब योगफल निकालोगे, यहां हम लिखें शून्यकों का योगफल। योगफल का मतलब क्या हो गया? मैं आपको यहां बता दूं कि योगफल जब लिखना हो तो आपको नकारात्मक साइन के साथ में लेना होता है। क्या लेना होता है? x का गुणांक, पहली बात समझ के रखना, ठीक है। x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ये आपको रखना होता है। तो चाहे हिंदी में लिख लेना या फिर मैं लिख दूं x का गुणांक मतलब b डिवाइड बाय x स्क्वायर का गुणांक मतलब a। ये आपका क्या आता है? शून्यकों का योगफल बनकर आता है। बात समझ में आ रही हो तो बोलो यस सर, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्यों? अल्फा बीटा ही तो शून्यक थे, तो इनका योगफल कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए। एक्स का गुणांक माइनस के साथ लेना है, बार बार बोल रहे हैं माइनस के साथ लेना, जस्ट अ फॉर्मूला है, ये समझ लो, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद में शून्यकों का एक और रिश्ता बैठाया जाता है, वो होता है गुणनफल का। शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है सर, उसके बारे में बता दो। तो वो होता है बेटा अचर पद डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो यहां पर कि एक्स का गुणांक डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने लिखा नहीं था फिलहाल, ये माइनस साइन के साथ, यहां पॉजिटिव साइन होता है वहां निगेटिव साइन होता है। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ऊपर माइनस बी अपॉन है, नीचे सी अपॉन है, कंपेयर कराना आना चाहिए। इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखी मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही है तो बनाओ उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यापक समीकरण है। ये क्या है? ये एक व्यापक समीकरण है। व्यापक मतलब क्या हो गया बेटा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। द्विघात समीकरण जब भी लिखनी होती है, व्यापक समीकरण किसकी? द्विघात की है, तो यहां लिख लो चाहे, ये है द्विघात व्यापक समीकरण। दो घात वाली व्यापक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको जब भी द्विघात समीकरण लिखनी हो तो ऐसे ही लिखना, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स
फिर कुछ नहीं, फिर उसके साथ ए बी और सी। अभी एक और चीज लिखना सिखाएंगे। अच्छा, मैं यहां पे था, गुणनफल बताना है तो अल्फा को बीटा के साथ गुणा कर दोगे। अचर पद का क्या मतलब है, इसमें अचर पद कहां पर है, ये इसी फैमिली का ही तो निकालना है, आखिर ये बच्चे इसी फैमिली के हैं, तो इसी फैमिली का अचर पद कहां है, ये यहां पर है। जहां पर x नहीं है वो अचर पद है। तो ये मेरा x अचर पद आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक देख रहे होगे a है, तो यहां पर आ गया a। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों के दोनों नोट कर लो, एकदम बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई हो तो मैं आपको बता दूं कि लिखते कैसे हैं, समीकरण लिखते कैसे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी कैसे। अगर 3 घात की आपको लिखनी पड़ जाए, 3 घात की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी पड़ जाए तो आप कहोगे सर पहले तो 3 से स्टार्ट करते हैं, x की पावर 3, फिर स्टार्ट करते हैं x की पावर 2, फिर x, फिर कुछ नहीं, ठीक है, पावर एक एक कम करते रहना। फिर यहां पर आएगा, यहां पर x का कुछ नहीं आएगा लेकिन एक अचर पद जरूर आएगा। अच्छा, तो यहां पर मैंने भर दिया a, ये भर दिया b, ये भर दिया c, यहां भर दिया d, d एक अचर पद बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये हो गया प्लस 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 इक्वल टू 0, ये मेरी 3 घात की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। बताओ ये बात समझ में आ गई, 3 घात की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है स्टूडेंट्स। तो 3 घात में मैंने कहा था कि 3 घात है तो 3 शून्यक निकल कर आएंगे। क्या इसमें कोई समस्या किसी बच्चे को, 3 घात की है तो 3 शून्यक निकल कर आएंगे। मान लेते हैं इसका एक शून्यक अल्फा, एक शून्यक बीटा और एक शून्यक गामा निकल कर आ गया। अल्फा बीटा और गामा, गामा बेटा कुछ ऐसा बनता है, ऐसे वाई करके एक बनाया जाता है सिंबल, बुक में बहुत ठीक से बनाया गया है, हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। ये एग्जैक्टली वाई भी नहीं दिखेगा, इसी को हम लोग गामा बोलते हैं। बात समझ में आ रही, 3 शून्यक निकल के आने चाहिए, क्यों, क्योंकि पावर है 3। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है, सर क्या द्विघात के समी शून्यकों के बीच में जो संबंध हुआ करता था, प्लस का संबंध और गुणा का संबंध, मल्टीप्लाई का संबंध, तो क्या इनके शून्यकों के बीच में भी होता है संबंध? बिल्कुल होता है, इनके शून्यकों के बीच में भी संबंध होता है। क्या होता है संबंध, जरा उसके बारे में बात करते हैं। इसी तरह से लेके चलेंगे पहले के जैसा ही, ठीक है, समझना स्टूडेंट्स। ये सब मैं हटा दूं, ये द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण थी, ये त्रिघात की समीकरण की व्यापक समीकरण है, बनाना सिखा दिया है, अब आप किसी भी चीज का बना सकते हो। स्टूडेंट्स मैं जो बताता चलूं उसको नोट करते चलना, ठीक है। चलो देखते हैं, आपको मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको पता होना, ये इसके लिए बताया जा रहा है, ये बात ध्यान रखना, त्रिघात के लिए बता रहा हूं, वो द्विघात के लिए था। शून्यकों का योगफल, सबसे पहले योगफल निकालो। शून्यकों का योगफल क्या आएगा, वही आता है जो यहां पर होता है, क्या होता है, -b/a होता है, तो वही चीज आ जाती है यहां पर। चेंजेस क्या है, कुछ चेंजेस नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी चेंजेस यहां पर आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर उसके बाद में हम लोग यहां क्या पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब आपको ना यहां पे गुणनफल तो पढ़ने को मिलेगा, बट गुणनफल में एक लॉजिक है। यहां पर देख रहे होगे अल्फा बीटा गामा 3 तरह के शून्यक हैं, तो आपको ना गुणनफल करना है, बट 2-2 का गुणनफल करना है, तीनों को एक साथ नहीं, 2-2 का गुणनफल करो और फिर उसको ऐड करो। कैसे, देखो ऐसे मैंने यहां लिखा 2-2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होगा, गुणनफल का योगफल इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स C/A, C/A होता है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अगर शून्यकों का योगफल बोला जाए तो -b/a। अच्छा, योग बोला गया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, -b/a। इसी तरह से इसका जब 2-2 शून्यकों का गुणनफल बोला गया, अब 2-2 शून्यकों का गुणनफल का क्या मतलब है, 2 शून्यक उठाओ गुणा करो, 2 शून्यक उठाओ गुणा करो, तीनों को आपस में गुणा करके देखो। अगर मैं इसका 2-2 शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला बनाऊं तो क्या कुछ ऐसे नहीं बनेगा, अल्फा को उठाया बीटा से, बीटा को उठाया गामा से, गामा को उठाया अल्फा से। कहने का मतलब ये है पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो इस तरह से अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का इक्वल होता है C/A होता है, तो ये एक फॉर्मूला और बन गया। अच्छा, अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
मतलब तीनों का आपस में गुणनफल कर दो तो वो हो जाता है स्टूडेंट्स -d/a होता है। क्या होगा इसका? अल्फा, बीटा और गामा। अब आपको समझाने वाली चीजें आती हैं, ये याद करने वाली चीजें थी कि आपको अगर तीरी घात का शून्यकों का संबंध बताना हो तो वो होता है -b/a जब तीनों शून्यकों को जोड़ दिया जाए। एक दूसरा फॉर्मूला भी बनता है जिसमें हम लोगों को दो अल्फा बीटा गामा जोड़ने मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ता है। जैसे आपके सामने लिखा है दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होगा, तो यहां पर ये आपको बताना है। ठीक है, योगफल तो वो क्या होता है? c/a होता है। कैसे करते हैं? अल्फा को बीटा से, बीटा को गामा से, गामा को अल्फा से करना है। ये हमारा एक फॉर्मूला बनके तैयार होता है। फिर इसमें एक और फॉर्मूला आता है शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है? अल्फा बीटा गामा होता है। स्टूडेंट्स अगर हिंदी में लिखना पड़ जाए तो ये -b/a लिखा है, माइनस तो लगाओगे ही, फिर क्या लिखोगे? b क्या होता है? तो b देखो क्या होता है? x² का गुणांक डिवाइड बाय x³ का गुणांक। यहां पे क्या लिखोगे? यहां पे लिखोगे x का गुणांक, ये x का गुणांक था, डिवाइड बाय x³ का गुणांक। फिर यहां पे क्या आएगा? माइनस अचर पद, फिर डिवाइड बाय x³ का गुणांक। ये x³ का था a, तो वो आप यहां पर आप लिख सकते हो हिंदी में x³ का गुणांक। इस तरह से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके होने हैं। अभी तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले बताए हैं, चैप्टर का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये चीजें आपको आनी ही चाहिए, फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 पर, प्रश्नावली 2.2 अब सॉल्व करेंगे। राइट, उम्मीद करता हूं सभी लोग तैयार होंगे मेरे साथ एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो अभी अगर आप सीखने वाले हो, कुछ आपको लग रहा है कि हाँ अभी तक बहुत कुछ सीख लिया है, फॉर्मूले अच्छे से सीख गए हैं, तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो, बाकी लोगों को भी सीखने का मौका मिले। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, पेन कॉपी लेकर बैठो, जो चीजें बताते जाए इंपॉर्टेंट लगे तो नोट करना, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिलेगा, उसमें सबके सब सॉल्यूशंस आपके रहेंगे। राइट फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पहला वाला जो है, यहाँ पे कितने टोटल 6 टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने हैं। सबसे पहला काम है शून्यक बताओ, निकाल कर बताओ क्या होंगे, वो मेथड आपको सिखाया जाएगा जस्ट अभी। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी आपको बतानी है। शून्यक और गुणांक जो होते हैं उनके बीच की सत्यता, आखिर मैंने लिखा था ना शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू में x का गुणांक अपॉन अचर पद, ऐसा कुछ लिखा था। शून्यकों का योगफल के लिए अगर मैं द्विघात की बात करूं तो सही से बताऊं तो जो -b/a आया था, तो b क्या था? x का गुणांक डिवाइड बाय x² का गुणांक। तो ये गुणांक थे और दूसरी तरफ शून्यक थे, तो शून्यक का और गुणांकों का संबंध हम लोगों को जांच करनी है। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन करेंगे, बहुत कायदे से समझ में आएगा, बस देखते जाना। करना क्या है स्टूडेंट्स? x² -2x -8, ये आपके सामने एक फलन लिखा हुआ है, समीकरण नहीं है, फलन है। समीकरण तब होता है जब इक्वल टू में 0 आता है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में हम लोगों को यहां पर अब इसका शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने का एक बहुत खूबसूरत तरीका होता है, हर क्वेश्चन के लिए वही लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। स्टूडेंट्स बहुत कायदे से समझाने वाला हूं, बहुत बढ़िया से समझना। ये आपको दिख रहा होगा कि ax² + bx + c लिखा हुआ है। जहां आप कहोगे सर a की जगह पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है यहां पर। ठीक है, जब कुछ ना दिखे तो 1 है। अच्छा, प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा? b की जगह पे क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अगर प्लस की जगह प्लस होता तो हम लोग प्लस ही लेते, लेकिन अब माइनस आ गया तो माइनस को भी साथ में लेना है। तो x के साथ में जो 2 लिखा है वो एक्चुअल में b लिखा हुआ है। यहां पे जो c लिखा हुआ है वो एक्चुअल में 8 लिखा हुआ है, बट -8 लिखा हुआ है। तो c की वैल्यू -8, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1 आती है। इस तरह से कंपेयर करने पर पता चल जाता है हमें। सॉल्यूशन कैसे करना है हमें, अब इसके बारे में बात करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखो जो c वाला कंपोनेंट होता है वो a के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। स्टेप्स वाइज समझना, c वाले कंपोनेंट को a से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे 8 जो है वहां पर a से मल्टीप्लाई। a कितना है स्टूडेंट्स? 1 है। तो देखते जाना, 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये आ गया 8 को मल्टीप्लाई किया, यहां पे जो लिखा होता है, यहां कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यहां 1 लिखा हुआ है। तो यहां 1 लिखा हुआ है तो 8 1 जा 8 हो गया। अब काम ये होता है, मुद्दा यहां पर ये आता है कि भाई इसके फैक्टर करो, इसके गुणनखंड करो।
और गुणनखंड कुछ इस प्रकार से होने चाहिए कि माइनस करने से, ये जो साइन लगा है ना, इसको अप्लाई करने से b बन जाना चाहिए। कुछ समझ में आया? गुणनखंड इस प्रकार से होने चाहिए कि उन डिजिट्स का माइनस, यहां माइनस लगा है तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस लगा होता तो प्लस करना पड़ता, और करने से क्या होगा कि b बन जाना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? देखते हैं। इसके गुणनखंड कितने हो सकते हैं, पहले तो इसके बारे में बात करो। इसका हो सकता है 8 1 जा 8, फिर हो सकता है 2 4 जा 8, फिर हो सकता है 4 2 जा 8, बस। और कुछ हो सकता है 8 1 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, इतने ही टेबल हो सकते हैं जिसमें हर बार 8 आता है। ये गुणनखंड हो गए। टूट गया ये दो भागों में। टूटने पे मैंने कहा ऐसे फैक्टर उठाने हैं जिनको माइनस करने से, ये क्या, माइनस करने से b आना चाहिए। b कितना है? 2 है, तो b आना चाहिए। क्या मैं इसको उठाऊंगा तो क्या 8 में से 1 माइनस करने से b बनेगा? 2 बनेगा? नहीं बनेगा। अगर मैं 2 - 4 करूंगा तो 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? 2 और 4 का डिफरेंस कितना होता है? 2 होता है, तो मतलब ये लिया जा सकता है। अभी माइनस प्लस पे यहां पे ध्यान मत देना, बस ये देखो कि इनके बीच का डिफरेंस 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है, मतलब ये फैक्टर लिया जा सकता है। इनके बीच में हो रहा है क्या, तो ये भी लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स, दोनों फैक्टर आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखोगे 4 और 2 का डिफरेंस आपका 2 आएगा, बिल्कुल। तो ये भी डिफरेंस, ये भी लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है। अब चाहे कुछ भी ले लो, अब फर्क नहीं पड़ता। तो देखो अब करना क्या है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। ये बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस इसको कंपेयर करने के सिखाने के लिए बताया था। अब आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह पर माइनस। मैंने कहा था b को हमें रिमूव कराना है। b किससे रिमूव होगा? चाहे ये वाला रख लो, चाहे ये वाला रख लो, दोनों को ही माइनस करने से 2 आ ही रहा है। तो 2 आ रहा है, तो चाहे आप 4 - 2 रख लो या 2 - 4 रख लो, एक ही बात पड़ेगी, कंफ्यूजन मत लेना। ये हो गया 8। देखो बाकी सब वैसे ही नोट कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट हटाओगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई, -4, और इधर से x मल्टीप्लाई, इधर से x होता है, इधर से ये माइनस वाला साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस का 4 इधर, x का हो गया 4x, माइनस माइनस प्लस का 2 इधर, x से आ गया इधर, ये हो गया माइनस का 8। ये स्टेप्स हैं आपके, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले। फिर दो दो के पेयर बन जाया करेंगे, हमेशा पेयर बन जाएंगे। कॉमन लेना सीखो। इन दोनों के पास क्या है कॉमन? एक जैसा क्या दिख रहा है? आप कहोगे सर x दिख रहा है, तो जो पावर कम वाला है वो x कॉमन ले लो। ये कम है तो इसको x कॉमन ले लिया। यहां से 2x थे, x की पावर 2 था, मतलब 2x थे, एक x कॉमन निकल गया तो अंदर एक ही x बचेगा। ये माइनस, यहां 4x में से एक x बाहर चला गया तो बचा खाली 4 बचा, तो ये हमारा इससे कॉमन ले लिया। अब इस पेयर में से क्या कॉमन मिल रहा है? साइन के साथ कॉमन लेना, ठीक है। तो प्लस, देखो प्लस का कॉमन ले लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहां पर 2 है लेकिन यहां नहीं है, यहां x है लेकिन यहां नहीं है, मतलब जो चीज यहां है वो चीज यहां नहीं है। कुछ कॉमन नहीं दिख रहा होगा, बट फिर भी कॉमन है। जरा सोचो, 2 यहां पर है ना, इसके अंदर भी 2 छुपा हुआ है स्टूडेंट्स। 2 छुपा है का मतलब, देखो मैंने 2 कॉमन लिया तो यहां से गया तो x बचा, यहां से 2 गया तो 4 बचा, 2 4 जा 8 होता है। तो 2 कॉमन निकाला, टेबल, इसके अंदर टेबल छुपी हुई थी, पहाड़ा छुपा हुआ था, तो 2 कॉमन गया तो बचेगा खाली 4। 6 होता तो बचता 3, 4 होता तो बचता 2, ठीक है। अब एक और चीज, क्वेश्चन सही है या नहीं है, हमने जितना सॉल्यूशन किया वो सही है या नहीं, ये यहां से पता चल जाता है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब अभी तक काम अच्छा है, अभी तक पूरा क्वेश्चन सही से चल रहा था। दोनों ब्रैकेट आ रहे थे, दोनों को एक बार खाली लिखा जाएगा, और ये जो लिखा हुआ था इसको दूसरे ब्रैकेट में बंद करके रख लो। समझ में आई बात है स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब ये आगे की बात बताते हैं, ये इनका कोई काम नहीं था, ये बस थोड़ी देर के ही लिए काम आते हैं, ठीक है। शून्यक क्या रहे यहां पर? शून्यक बेटा आपके ऐसे, दरअसल ऐसा रहेगा कि बात को समझना, अगर x के साथ में माइनस का आ रहा है तो इसको ना समझने की बात नहीं है, आपको बस लिखना ये है कि x - 4 तथा x + 2 से शून्यक +4 और -2 होंगे।
आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने कैसे बताया +4 और -2 है, ये जरा समझना। यहां पर x - 4 = 0 लिया जाता है। इक्वल टू में कितना लेना है? 0। आपको लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना? अगर यहां 0 होता तो हम लोग लेते। तो मैं निकालना सिखा रहा हूं, खाली आपको ये करके दिखाना नहीं है, ऐसे आपको डायरेक्ट लिखना है। लेकिन आप समझोगे कैसे कि +4 और -2 आया, कैसे समझा जाएगा? ऐसे समझना है। देखो x - 4 = 0 ले लेना, और -4 को जब उधर ले जाओगे तो आएगा +4, मतलब x का एक शून्य कौन सा निकल के आया? +4 निकल के आया, जो कि ये होगा। फिर जब आप इसको 0 का इक्वल लोगे, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आई? प्लस का उधर ले गए माइनस का, तो -2 आ गया। तो इस ये करके दिखाना नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन में करके मत दिखा देना, क्योंकि =0 नहीं रख सकते हो, क्योंकि समीकरण में दिया नहीं है। जब दिया जाता है तभी हम लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये करके मत दिखा देना, वरना नंबर काट लेगा कि जब =0 दिया नहीं है तो आपने कैसे बता दिया कि इसका जो गुणनखंड निकल कर आया वो 0 का इक्वल है। ठीक है, तो इस चीज को करके मत दिखाना, बस अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, तसल्ली के लिए एक रफ कॉपी में पीछे साइड करके देख लेना कि भाई x का शून्यक यहां से कितना निकलने वाला है, यहां से कितना निकलने वाला है, और डायरेक्ट यहां पे लिख देना कि x - 4 तथा x + 2 से शून्यक +4 और -2 होंगे। अब जब शून्यक ये हैं, 2 शून्यक निकालने थे, 2 शून्यक निकल कर आ गए, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बताओ ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इन्होंने एक बात और बताई थी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करो। अब हम लोग यहां करेंगे जांच। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता क्या होगी? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एक शून्यक को आप अल्फा बना लो, दूसरे शून्यक को आप बीटा बना लो। ठीक है, अल्फा और बीटा मैंने एक एक शून्यक को दे दिया अलग अलग। तो पहला वाला जो होता था गुणांकों और शून्यकों के बीच का संबंध, क्या होता था कि शून्यकों का योगफल जो होता था वो गुणांकों का कुछ इस रूप में आता था। -b क्या है? x का गुणांक है, नीचे क्या है? x² का गुणांक है। ये आपका पहला रिलेशन मैंने बताया था। इनके बीच की सत्यता जांचो, क्या दोनों सेम आ रहे हैं? जरा जांचो। a कितना आया? अल्फा कितना आएगा? 4 आएगा, प्लस बीटा कितना आया? -2 आया, तो बीटा की जगह -2 ब्रैकेट लगा के रखना, क्योंकि 2 साइन एक साथ आ जाएंगे। फिर क्या आया? माइनस आया। b कितना आया? b मैंने आपसे कहा था ना, कंपेयर कराया था, c की जगह पे देखो ये आ जाएगा, b की जगह पर आ जाएगा -2, तो b की जगह पर आ गया -2। a की जगह कितना आ जाएगा? यहाँ a कितना था स्टूडेंट? 1 दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 है। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया 4, ब्रैकेट हटाओगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 1। 4 में से 2 गया, 1 बचा, 2/1, नीचे 1 नहीं भी लिखा जाएगा तो भी काम चलता है। ये मेरा क्या आ गया? 2 = 1। पहली सत्यता की जांच हो गई है, मतलब ये प्रूफ हो गया है। पहला जांच हो गई। दूसरा जांच करके दिखाएं। दूसरी जांच कौन सी हुआ करती थी? अल्फा बीटा = c/a होता है, ऐसा बताया था मैंने। ये फॉर्मूले थे आपके, याद रखना। ये शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का गुणनफल, तो = में c/a। अल्फा बीटा कितना है? अल्फा है 4, बीटा है -2, = c कितना है? -8 लेना, a कितना है? 1 है। अब जरा बताओ, मैं इस चीज को यहां कर देता हूं, 4 × 2 = 8, प्लस माइनस माइनस, यहां माइनस का 8/8, 1 आएगा, नीचे 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्या दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं? सत्यता की जांच साबित हो गई। ठीक है, दोनों सत्य हैं, ऐसा हमको पता चल गया। अब जो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारे शून्यक सही निकल कर आए हैं। अगर इक्वल ना आते तो सही शून्यक नहीं थे। बताओ स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन करने में मेरे साथ मजा आई? आपको पहला क्वेश्चन मैंने इतनी डिटेल में बताया, उम्मीद करता हूं पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ चीजें अगर आपको नहीं आ रही हैं, कुछ चीजें यहाँ पे काफी सारे मेथड्स हैं जो बचपन से अगर आपने सीखे हैं तो आपको इजी पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे कॉमन कैसे लिया गया है, ये सब एकदम बच्चे की तरह बैठ के समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉमन वाली चीजें जो है आपको आधे से ज्यादा आती होंगी, बस यहाँ पे समझना जरूरी था। तो ये मुझे इतनी तो फीलिंग आ ही रही होगी कि इतना डिटेल बताने पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 90% समझ में आ गया होगा, 10% नहीं आया है तो आप वीडियो को फिर से रिमूव करके देखो। ठीक है, पीछे जाओ और फिर से देखो तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं। क्वेश्चन 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे, 1 का सेकंड पार्ट लगाएंगे। ठीक है, फिर से अब ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब ज्यादातर चीजें आप सीख चुके हो। ओके,
देखते जाना, यही मेथड बताऊंगा जो मैंने अभी अभी बताया है, और ऐसे ही क्वेश्चंस होते रहेंगे, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 4, सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान रखना। 4s², इस बार वेरिएबल चेंज कर दिया, फलन चेंज कर दिया गया है, s में फलन दिया गया है 4s+1, 4s² प्लस 4s+1। कंपेयर अगर कराया जाए तो क्या ये as² माइनस bs+c नहीं दिख रहा है? x की जगह पर s लिया गया और कुछ नहीं किया गया। क्या ऐसा कुछ फलन नहीं दिख रहा? आप कहोगे यस सर, a की जगह पे 4 दिख रहा है, b की जगह पर -4 दिख रहा है, c की जगह पे +1 दिख रहा है। तो इस तरह से आपका ये काम चल जाएगा। अच्छा, अब मैंने कहा कि आपको इसका शून्यक पहले ज्ञात करने हैं, तो मैंने कहा था ना c को a से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो बताओ c को a से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 1 × 4 करोगे तो 4 आएगा, और इस 4 के गुणनखंड ढूंढने होते हैं, और गुणनखंड कुछ इस तरह से ढूंढने होते हैं कि प्लस करने से यहां पे जो साइन लगा होता है c के पहले, इसको करने से ये आना चाहिए। क्या ऐसा कोई है? तो बिल्कुल है। इसको क्या मैं 2 × 2 में नहीं ब्रेक कर सकता? इसको कर सकते हैं ना 2 × 2, तो देखो 4 भी आ जाएगा, और इन्हीं डिजिट्स को जब आप ऐड करोगे तो वो मेरा 4 बन जाएगा। ऐड करने से 4 भी आना चाहिए था, जो कि 4 है, देखो 4 आ भी रहा है ऐड करने से इन्हीं डिजिट को। तो अब मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं, ये हो गया 4s² माइनस इसकी जगह रखा जा सकता है 2 + 2s+1। फिर मैंने कहा था जब ब्रैकेट हटाओगे तो इधर से माइनस वाला इधर से s वाला मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो गया 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। स्टूडेंट्स बन गए 4 पेयर, बन गए चार चीजें बन गई हैं, 2 के पेयर बन गए हैं, 2 के। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, जो छोटा है वो कॉमन लेना। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 छुपा हुआ है अंदर, 2 2 जब 4 होता है, तो 2 कॉमन ले लेना, s कॉमन ले लेना। तो 2 और s दोनों कॉमन गए, तो यहाँ से देखो 2 कॉमन गया, जब 2 कॉमन गया तो 2 बच गया, s कॉमन गया तो s बच गया, एक s बचेगा, फिर माइनस लगाया। 2 और s तो दोनों ही कॉमन ले लिया, तो जब दोनों कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा सिर्फ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, हमें चाहिए माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 कब बनेगा? जब आप माइनस का कॉमन लेते हो। देखोगे इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो 1 कॉमन लिया जाता है। तो बात को समझना, जब माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा प्लस का, और जब ये प्लस का था तो ये बन जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था जबरदस्ती, दोनों के पास तो माइनस थे नहीं, तो जब मैंने तब भी माइनस लिया। क्यों लिया? क्योंकि इसको मुझे -1 बनाना था यहां से देखते हुए। अब देखोगे ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही बन गया है। तो अब देखो मैंने कहा था दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो दोनों के लिए क्या करोगे? इनके लिए एक ब्रैकेट, और जो बाहर लिखे हुए हैं इनके लिए एक ब्रैकेट आप अप्लाई कराओगे। समझ में आ गई चीजें? अच्छा, फिर मैंने कहा था इसके शून्यक कैसे बताने होते हैं। 0 इक्वल दिखाना नहीं है, बस आपको शून्यक लिखने हैं। क्या लिखोगे? 2s - 1 2s - 1 से शून्यक क्या आ जाएंगे? 1/2 होंगे, ये आएगा। आप सोच रहे होंगे कैसे आ रहा है 1/2? बेटा जब 2s - 1 को 0 का इक्वल रखोगे तो 2s - 1 उधर गया प्लस का, ये मल्टीप्लाई में तो उधर चला जाएगा डिवाइड में, इस तरह से 1/2 आ जाएगा। s की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यही हमारा क्या होता है? शून्यक होता है। अगर ये बात समझ में आ गई, शून्यक आ गए, तो अब शून्यक को मैंने कहा था जांच करने के लिए क्या करोगे? अल्फा = 1/2, बीटा = 1/2। एक एक शून्यक दे दो अलग अलग, फिर जांच करो। यहां पर ये मैंने जांच कर दी। क्या? अल्फा और बीटा, पहली वाली जांच में क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा = -b/a आना चाहिए। जरा जांच करके देखो क्या आ रहा है। तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस का b कितना निकल कर आएगा? -4, और a कितना निकल कर आएगा? 4 निकल कर आएगा। स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लेना आता है? जब नीचे दोनों सेम हो तो एक बार लिखा जाता है, ऊपर वाले वैसे ही ऐड हो जाते हैं। माइनस माइनस प्लस का 4, नीचे भी 4, 4 1 जा 4, ऊपर देखो 2, नीचे भी 2, तो इधर तो 1 आ गया, 2 1 जा 2, इधर भी 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया। क्या ये बात समझ में आती है? इतना ईजी वे में कुछ भी, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी हार्ड लग रहा हो, बस आपको एलसीएम लेना अच्छे से आता हो। एलसीएम जब नीचे दोनों सेम होते हैं ना,
तो आपको एक ही बार रखना होता है, ऊपर वाला वैसे ही प्लस कर दिया जाता है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 4 से काटा 1 आ गया, 4 1 जा 4 होता है। ये चीजें कैलकुलेटेड हैं, आपको कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए, डिवीजन तो आना ही चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? नहीं आता है कमेंट करके आप बता सकते हो कि सर यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? आगे चलें अब, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये अभी तो खाली एक जांच हुई है, दूसरी वाली जांच तो की ही नहीं। दूसरी कौन सी जांच? अल्फा बीटा की जांच जो होती थी, दूसरी वाली जांच में अल्फा इंटू बीटा क्या होता था? C/A होता था। तो अल्फा कितना है? अल्फा है 1/2 इंटू 1/2 C/A। C कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। A कितना आ जाएगा? 1। स्टूडेंट्स जरा बात को समझना। अच्छा, A जो है 4 है। बहुत से बच्चे ना यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं, क्या कहते हैं कि सर नीचे 2 2 है तो एक बार 2 लिख लिया, ऊपर 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो मैंने यहां सिखाया था कि नीचे 2 बार एक जैसा है तो एक बार लिख लो, ऊपर वाला प्लस के साथ में है तो प्लस वाला जोड़ के ऐड कर दो। यहां पर लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया था ये प्लस और माइनस पर अप्लाई होता है। जब यहां प्लस या माइनस दिखे तब ऐसा करना, मल्टीप्लाई या डिवाइड दिखे तब ऐसा नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना होता है? नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 को 2 से किया 4, 1 को 1 से करेंगे 1। ये सभी मेथड्स हैं, आपको याद रखने चाहिए। जब प्लस माइनस दिखे तभी एलसीएम लेना, अदरवाइज मल्टीप्लाई दिखे तो ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गई चीजें? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक, चलो बढ़ते रहें इसी तरह से आगे। समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, लाइक शेयर करते रहो। शेयर जरूर करो यार, दूसरों का भी फायदा होना चाहिए। ओके, देखो और आगे समझते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बेटा सारे क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन मेरे से ही हो जाए तो अच्छी बात है, बट कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए जरूर दिए जाएंगे जो कि आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो थर्ड क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। -3 -7x ऐसे कुछ करके दिया हुआ है। सबसे पहले मॉडिफाई करो इसको, अपने हाथ से बनाओ। कहने का मतलब ये होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात का वो ये होता है कि ax² + bx + c होता है। तो x वाला लास्ट में क्या कर रहा है? x वाला बीच में होता था तो पहले बीच में लेकर आओ। x², ये -7x अंदर आ जाएगा, ये वाला बाहर खसका दो। ठीक है, अब दिखेगा ax² + bx + c। अब x वाला कंपोनेंट दिख रहा है। अब कंपेयर करा सकते हो आराम से, ax² + bx + c, ये कंपेयर करा सकते हो। a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3 दिखेगी। अब कराने के बाद में सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता था? 3 को 6 से मल्टीप्लाई, यहां पे 3 को 6 से मल्टीप्लाई आ गया 18। अब 18 का फैक्टर करो और ये साइन करने से, उन डिजिट का माइनस करने से b आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, 9 × 2 होता है 18 और 9 में से जब 2 माइनस होगा तो 7 बचेगा ही बचेगा। क्या हमारा फॉर्मूला सही बैठ रहा है? मेथड सही है? ठीक है, तो 6 3 × 18 करते अगर तो 6 और 3 का डिफरेंस 3 आता, जो कि हमारा नहीं अप्लाई होता। 9 2 × 18 होता है और ये मेरा सही भी बैठ गया, इसका मतलब यही अप्लाई किया जाएगा। तो कहां अप्लाई करेंगे इस चीज को? यहां पर अप्लाई किया जाएगा। तो चलो करो, 6x², ये हो गया माइनस का 9 - 2, 7 की जगह पर आ गया, x - 3 हो गया, x - 3। तो ये हो गया 6x²। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें, इधर से x मल्टीप्लाई, -9x + 2x -3। बताया था कुछ कॉमन मिलेगा। देखो बेटा यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ x है, यहाँ x है, मतलब 3 भी कॉमन, x भी कॉमन। तो जब 3 कॉमन लिया तो हमारा बच गया 2। 3 2 = 6 होता है, 2 अंदर बच गया, 3 बाहर निकल गया। एक x कॉमन गया तो एक x बचेगा। 3 3 = 9 होता है, 3 बच गया और x कॉमन गया था तो वो हमारा x नहीं बचेगा। यहाँ देखो कुछ भी कॉमन नहीं है और देखो -3 यहां भी है, -3 यहां भी, मतलब अब माइनस लेने की जरूरत नहीं है। तो अब सीधा हम +1 कॉमन ले लेंगे और अंदर एज इट इज नोट हो जाएगा। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं और वो चीजें सेम की सेम नोट हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन था ही नहीं तो चेंजेस क्या आएंगे? तो ये और ये एक जैसा दिख रहा है, मतलब क्वेश्चन अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था। तो 2x² - 3, एक ब्रैकेट में दोनों एक जैसे हैं तो एक ब्रैकेट में एक साथ लिख लो और ये वाला क्या आ जाएगा? 3x + 1 आ जाएगा। इस तरह से मेरे शून्यक निकल कर आएंगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, 0 लेट करके आपको शून्यक निकाल भी लेने हैं और अब बताओगे
2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 से शून्यक क्या होंगे? शून्यक यहां पर आ जाएगा 3/2 और -1/3 होंगे। ये दो शून्यक आपके निकल कर आएंगे। स्टूडेंट जीरो रखकर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आगे देखो, तो यहां पर हमने कहा कि एक अल्फा निकल कर आ गया भाई साहब 3/2 और बीटा निकल कर आ गया -1/3। ये दो शून्यक निकल कर आ गए। जांच कर लें जरा। जांच करने के लिए देखो मैंने इसकी सहायता ली। जांच करने के लिए मैंने कहा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना आया? 3/2 आया, प्लस बीटा मेरे पास में -1/3, माइनस का b कितना है स्टूडेंट्स? b है मेरे पास -7 और a कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर? गुणांक रख दिए, शून्यक रख दिए, अब कैलकुलेशन बचा है। देखो ब्रैकेट हटाओगे 3/2 माइनस का 1/3, यहां पर माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। तो यहां का तो कुछ बचा नहीं, अब यहां करना है। देखो प्लस और माइनस फिर से आ गया, मतलब मुझे एलसीएम लेना चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था? दोनों सेम आए थे, इस बार सेम नहीं आए हैं। तो क्या करते हैं? तो जब सेम ना आए तो आपको नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, तो नीचे का हिसाब किताब हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला 3 इसके साथ 2 उसके साथ, 3 इसके साथ 2 उसके साथ, ऐसा वाला मेथड याद रखो, ठीक। नीचे का नीचे से कर दिया, 3 को इधर लाओगे 9 हो जाएगा, 2 को 1 से करोगे 2 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा था तो माइनस लगाएंगे। हर बार यही मेथड आपको लगाना है। 7/6, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, नीचे कितना था? 6 था। ये देखो 7/6, 7/6 आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ जल्दी से हम ये भी बता देते हैं, दूसरा वाला जो हम लोग करते थे शून्यकों का गुणनफल, दूसरा वाली जांच क्या होती थी? अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता था C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3/2 है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी? -1/3। तो ये C कितना आ गया? C मेरे पास में आ जाएगा -3। A कितना आ गया? 6 आ गया। मेरे को एक बात बताओ, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, दोनों ऊपर नीचे थे कट हो जाएंगे। 1 1 जा 1, यहाँ आ जाएगा 2, माइनस का था तो माइनस के साथ। यहाँ देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। डिवाइड करना सबको आना चाहिए, सेम टेबल से डिवाइड किया जाता है, जितना टेबल ऊपर पढ़ रहे हो उतना ही नीचे पढ़ना है, ठीक है। तो ये बताओ क्या ये जांच समझ में आ गई? क्या ये जांच समझ में आ गई? कमेंट करके यस नो में हाँ बोलते रहो कि हाँ सर क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, जो कि आपको यहाँ सिखा दिए गए हैं। प्रैक्टिस बस आपके करने की देरी है। कौन सा क्वेश्चन ये मैंने किया था? ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स और समझाएंगे कि इस क्वेश्चन में अब हमें क्या करना चाहिए। 4th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इन्होंने इसको क्वेश्चन को अपाहिज करके भेजा है हमारे पास में। अपाहिज करने का क्या मतलब है? आधी चीजें दी हैं, आधी चीजें नहीं दी हैं, तो वो आधी चीजें आपको अपनी तरफ से लगानी है और कैसे करनी है, चलो हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 कितना था हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमसे ये बोला है 4u² प्लस 8u दिया है, मतलब ax² प्लस bx प्लस c नहीं दिया है। ax² प्लस bx प्लस c, ये c नहीं दिया है। तो जब c नहीं दिया तो अपनी तरफ से आप 0 ऐड कर लो। 0 ऐड करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी चल जाएगा यहाँ पर कि हमारे c के वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अब बस हमें काम करना क्या है, जरा स्टूडेंट्स इसके बारे में समझना। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहली बात तो देखो सिंपल सी बात है, आप इसके लिए ना कंफ्यूज आ जाओगे, ठीक है। कंफ्यूज आ जाओगे का मतलब ये है, आप कहोगे सर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, ठीक है। फिर हम लोगों को तो यहाँ पर G4 इंटू 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। और फिर आप कहोगे 0 के गुणनखंड करो कि ऐड करने से 8 आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? तो देखो आपको c की वैल्यू तो 0 दिख गई होगी, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। करने के लिए क्या करें? देखो स्टूडेंट्स अब आपको इसको करने के लिए ना वो मेथड नहीं अपनाना है जो अभी तक हम लोग अपनाते आए हैं, ठीक है। क्या कर सकते हो जरा इसको समझना। 4u² प्लस 8u जो आपको दिया गया है, ये u है ना स्टूडेंट्स, यहां देखो डायरेक्ट कॉमन लो। जरा कॉमन क्या ले सकते हो? 4 कॉमन लिया, ठीक है। 4 कॉमन चला गया, u यहां भी था, u कॉमन चला गया, तो अंदर क्या बचेगा? यहां से 4 कॉमन गया, u कॉमन गया तो खाली u बच गया। प्लस का यहां से u कॉमन गया तो बचेगा खाली 2, ठीक है। 2 तरह के हमारे पास ये फैक्टर बनेंगे। अब यहां पर आप कहोगे सर 2 फैक्टर कहां बनने, 2 यूनिट्स कहां से निकाल के लाओगे?
कहने का मतलब है दो शून्यक कहां से निकाल के लाओगे। तो देखो बेटा, एक u यहां दिख रहा है, एक u यहां दिख रहा है, इन दोनों u का यूज करेंगे और दो शून्यक बनाएंगे। दो शून्यक कैसे बन जाएंगे सर, जरा ये बताओ। देखो ये एक फैक्टर समझो और कहो कि ये 4u इज इक्वल टू 0 है, तो इस 4 को उधर भेजोगे तो u इज इक्वल टू 0/4 आएगा, जिसकी वजह से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। समझ रहे हो, एक शून्यक आपका बनेगा, यहां पर हम कहेंगे 4u और u+2 से शून्यक 0 और -2 होंगे, जैसे हम पहले कहते आए थे। यहां पर अब वो सब मल्टीप्लाई करना, फैक्टर करना, गुणा करके कॉमन लेना, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो देखो दो शून्यक आने भी जरूरी हैं, तो दो शून्यक हमारे इसी तरह से आएंगे, 0 और -2 होंगे। पहला शून्यक को मैं बोल सकता हूं अल्फा हो गया, दूसरा शून्यक हो जाएगा बीटा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा, यहां से 0 आएगा, ये बात आपको जान के रखनी है। चलो उसके बाद अब हमारी बचती है जांच करना। क्या हमारी जांच सच आएगी कि नहीं आएगी, इसके बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b/a। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0 माइनस b, प्लस के साथ में लिखो ना बीटा, अच्छा माइनस के साथ में कितना आ जाएगा, b आएगा, और b की वैल्यू आपको दिख रही होगी 8 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 2 जब कितना हो जाएगा 8, 0 में जब 2 माइनस करोगे तो -2 ही आएगा, यहां भी कितना है -2। ये हमारा जांच हो गई, इसका मतलब इसके शून्यक सही हैं। अब दूसरी जांच करते हैं। ये तो पहली वाली जांच थी, फलन को शून्यकों को ऐड करने वाली। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। जब अल्फा मतलब 0 में मल्टीप्लाई किया -2 का, तो c कितना था, c देखो अब इसी यहीं पर c कंपेयर कराने से काम आएगा, इसीलिए बोला था c को 0 रख लेना। अब आप कहोगे सर c हमको 0 दिख रहा है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 4 आ जाएगी। स्टूडेंट 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आता है, और 0 से किसी चीज को डिवाइड कराया जाएगा तो भी आंसर 0 आता है। 0 इज इक्वल टू 0, ये भी सत्य है। क्लियर है, समझ में आ गई चीजें। उम्मीद करता हूं सब कुछ बढ़िया रहा होगा। क्वेश्चन बहुत मस्त था, एक नया मेथड सीखने को मिला होगा आपको। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी अपाहिज बनाकर दिया गया है, उसमें भी एक चीज इन्होंने गायब कर दी है। डरना नहीं है, 0 के साथ उस चीज को लेना है और कुछ नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में दिया हुआ है t² माइनस का 15 दिया है। आपको क्या करना चाहिए, a² प्लस b² प्लस bx दिया जाता था, ax² प्लस bx प्लस का c दिया जाता था। बेटा c तो दिख रहा होगा, x वाला जो कंपोनेंट है वो नहीं दिख रहा है, जहां x की जगह पे t लेकर चल रहे हैं। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख लूं, t प्लस 0t प्लस का माइनस का 15, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? जो t था उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही आएगा, और 0 ऐड कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। तो इस तरह से मैंने ये पता कर लिया कि भाई जो वेरिएबल था फलन x वाला था वो t में चल रहा है, b की वैल्यू 0 दिख रही होगी। ठीक है, अब आपके पास में काम आता है कि भाई इसको करना कैसे हमको। ठीक, तो ये बात जरा समझना स्टूडेंट्स। बात यहां पर दरअसल ये फंसेगी कि आप ना यहां पे ये नहीं निकाल पाओगे कि क्या करें। यहां से ये चीज बनाने से तो हमें ये चीज समझ में आ जाएगी कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं आपको करना क्या चीज है। यहां पर करनी ये चीजें हैं आपको कि भाई यहां पर जो t² माइनस 15 दिया था उसको सॉल्व करो, इसको रहने दो जरा। इसको सॉल्व करने के पीछे पड़ोगे तो बना नहीं पाओगे। 15 का फैक्टर जब करेंगे तो 0 बना लें, ऐसा हो सकता है क्या? 3 5 जा 15, 3 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, तो कोई फैक्टर नहीं बनने वाला है, तो उसके पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाता हूं शून्यक कैसे निकाले जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। यहां पर भी आपको गुणनखंड लेकर चलने की जरूरत नहीं है, वो मेथड नहीं है। यहां आप डायरेक्ट लिख सकते हो t² माइनस 15 के शून्यक, t² माइनस 15 के शून्यक स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 15 होंगे। अब आपका दिमाग चकरा आ गया होगा, आप कहोगे ये कहां से आ रहा है, स्क्वायर रूट कहां से आ गया? ये चीज बहुत बड़ी है, समझ रहे हो।
कैसे किया है जरा उसको समझो स्टूडेंट्स। कभी आपके पास फलन लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस का 36, ठीक है, तो इज इक्वल टू में जीरो आपके सामने अगर लिखा हुआ है, वैसे तो यहां नहीं लिखा है, मैंने बताया भी है क्वेश्चन में जीरो नहीं दिए जा रहे हैं, आपको जीरो नहीं लेना है, इसीलिए मैंने यहां डायरेक्ट आपको करके दिखाया है, जीरो लेकर नहीं सिखाया है। लेकिन मैं बिहाइंड रफ, जब आप रफ में पीछे करोगे तो आप इस तरह से सीखोगे कि भाई 36 को उधर ले गए तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 36 प्लस का, ये बात समझ में आ गई। स्क्वायर जब उधर जाता है इज इक्वल टू में उधर तो बनाता है स्क्वायर रूट, खाली स्क्वायर रूट ही नहीं बनाता है, यहां पर प्लस और माइनस का साइन भी लेकर आता है, ये बात जान लो। जब स्क्वायर रूट उधर जाता है तो खाली स्क्वायर रूट नहीं, प्लस और माइनस का साइन भी लेकर आता है। कारण ये है कि भाई द्विघात समीकरण में दो शून्यक आने चाहिए, तो ये तो थी द्विघात समीकरण आपकी, तो दो शून्यक आएंगे कैसे? दो शून्यक इसी तरह से आएंगे, एक प्लस का शून्यक आएगा और एक माइनस का, जो कि आपको यहां दिख रहा होगा, एक माइनस का शून्यक लिखा हुआ है और एक प्लस का शून्यक लिखा हुआ है। इस तरह से आप कहोगे भाई 36 का होता है 6, बाहर लगा हुआ है प्लस माइनस, एक हो गया 6 और एक हो गया -6, इस तरह से दो शून्यक आपके निकल कर आते हैं। यही काम मैंने इसमें किया है। अब मैंने दिमाग में ही सोचा कि -15 अगर 0 का इक्वल होता तो शून्यक बनाने के लिए क्या करते, ये 15 उधर चला जाता, स्क्वायर रूट बना लेता उधर, यही तो काम किया, स्क्वायर को उधर भेजा, स्क्वायर रूट बन गया। लेकिन खाली स्क्वायर रूट नहीं बना है, यहां पर बना है प्लस माइनस के साथ में, इसीलिए एक प्लस का और इसीलिए एक माइनस का शून्यक मैंने लिखा है यहां पर। उम्मीद करता हूं कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया गया पूरा समझ में आया होगा। आगे देखो, आगे क्या समझाना है, अब जांच करने की बारी आती है ना। एक अल्फा कितना आ गया, माइनस का स्क्वायर रूट आ गया 15 और एक बीटा कितना आ गया, स्क्वायर रूट 15 आ गया। जांच करते हैं स्टूडेंट्स। जांच करने के लिए आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। जरा बताओ स्टूडेंट्स, अल्फा कितना है माइनस का √15 प्लस बीटा √15 माइनस का b कितना आएगा 0 आएगा, तो हमने 0 ले लिया। a कितना आएगा, a हमारा 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये बताओ अगर -6 + 6 लिखा हो तो 6 में से 6 माइनस हो जाएगा, कितना आंसर आएगा 0, मतलब एक प्लस का एक माइनस का होता है तो कैंसिल हो जाता है। तो इसी तरह से एक प्लस का एक माइनस का जब आप सॉल्व करवाओगे तो आ जाएगा कितना 0। और यहां पर जब 0 में से 1 को डिवाइड कराओगे या फिर 0 को 1 से डिवाइड कराओगे तो आपका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। अभी इसके पहले भी बताया था, क्लियर। इस तरह से आपकी एक जांच तो सत्य हुई। दूसरा वाला क्या कहता था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, क्लियर है। तो जरा मुझे ये बताओ कि अल्फा कितना है, अल्फा है माइनस का √15 मल्टीप्लाई √15 प्लस का, c कितना आ गया, c आ गया मेरे पास में माइनस का 15 आएगा, c आएगा कितना माइनस का 15, क्योंकि c की वैल्यू यहां पर इस पूरी लेनी पड़ेगी माइनस के साथ, यहां प्लस है तो यहां माइनस के साथ। a कितना आएगा, a आएगा 1। स्टूडेंट्स जब कभी भी स्क्वायर रूट x दोनों एक जैसे दिखें तो आंसर x ही आता है, स्क्वायर रूट अपने आप हट जाता है, ये तरीका याद रखना है, क्लियर। अच्छा, इस एक जैसे दिख रहे हैं तो आंसर कितना आएगा 15 ही आएगा खाली। प्लस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे देखोगे कितना आ गया -15। ये सब मेथड्स हैं, ठीक है। जब कभी भी दो चीजें एक स्क्वायर रूट में लिखी हो और सेम लिखी हो तो मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आता है, वही चीज आती है जिसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा होता है। तो ये चीज हमारी यहाँ अप्लाई हो गई, हमारा यहाँ पर क्या आंसर बन गया, ये भी सत्य हो गया। उम्मीद करता हूं पूरा जांच के साथ में पूरा क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मजा आ रही है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सीखने लायक है। अगर कुछ सिखा के जा रहे हैं क्वेश्चन तो आपको पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ शेयर जरूर करना। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 ना मैं नहीं बताने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 इससे पहले जितने क्वेश्चन कराए थे ना, इन दो क्वेश्चन से पहले, ये दो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही अलग फैमिली से आ गए थे, समझो, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही आपको करने क्वेश्चन नंबर 6 जैसा आप लोग करके आए थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जैसे किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है ना मैंने, वो समझो होमवर्क है। प्रैक्टिस करके देखो कि जो मैंने सिखाया है क्या वो आपको आया या नहीं आया। नहीं आया है तो मैं बताने के लिए हमेशा तैयार हूं। आप मेरे से टेलीग्राम पर मैसेज कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, आप एक बार प्लीज एक्सप्लेन करें। तो मैं या तो टेलीग्राम पे जवाब दूंगा या तो नेक्स्ट सेशन जब लूंगा तो उसमें अंदर आपको समझा दूंगा वो क्वेश्चन। क्लियर है? बट थोड़ा रिस्पॉन्स आपको दिखाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपके पास ना हो, कुछ बच्चों के पास अगर बुक ना हो तो मैं बता दूं, 1 का जो 6 वाला पार्ट है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं वो कुछ ये है स्टूडेंट्स, 3x² माइनस x माइनस 4। इसको आपको खुद से करना है। बात करेंगे अब 2 वाले की। ये होमवर्क था, अब 2 वाले में बात करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब द्विघात बहुपद बनाना है, खुद से बनाना है, जिसके कि शून्य खुद दिए गए हैं, जिसके शून्य का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। बात समझना बेटा, कोई वो है, मान के चलते हैं, मैं ऐसा समझाता हूं कि ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। इसके शून्य अल्फा और बीटा हैं। तो इन्होंने खुद कहा है कि नीचे जो दिया गया है ना संख्याएं, वो उस समीकरण के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ही है। आपको करना नहीं है, गुणनफल ऑलरेडी दिया गया है और योगफल ऑलरेडी दिया गया है। मतलब क्या है, पहला क्वेश्चन अगर बताऊं तो पहला क्वेश्चन जो है, माना समीकरण के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो इन्होंने खुद से दिया है कि भाई उस समीकरण के शून्यकों का योगफल जो है अल्फा प्लस बीटा जो है वो वह 1/4 और उनका गुणनफल जो है वो है -1। हाँ, -1 है भाई, ऐसा इन्होंने खुद दे दिया। आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, इन्होंने खुद लिखा है कि जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल नीचे दी गई संख्याएं हैं। तो ये वाली संख्या इनका योगफल और ये वाली संख्या इनका गुणनफल है, क्रमशः भी लिखा हुआ है, क्रम से जो आ जाए। तो भाई शून्य, ये पहला क्वेश्चन हो गया। हम मानना आपको हर बार है समीकरण का शून्य अल्फा और बीटा आएगा, ये हर बार आपको मानना है क्योंकि दिया नहीं गया है। तो हमने माना और ये भी बता दिया कि इन्होंने दिया है क्या, कि अल्फा प्लस बीटा इतना है, अल्फा बीटा इतना है। अब बात आती है बनाए कैसे, द्विघात समीकरण बनता कैसे है स्टूडेंट्स। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर? फॉर्मूला ये होता है, चूंकि यहां पे लिख लो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ये होता है, द्विघात समीकरण बोला है या बहुपद बोला है? द्विघात बहुपद बोला है स्टूडेंट। समीकरण बहुपद में बहुत फर्क होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, समीकरण में =0 दिखता है, बहुपद में =0 नहीं दिखता है, यही फर्क है खाली। अच्छा, तो ये आ जाएगा x², ठीक है। उसके बाद में माइनस का अल्फा प्लस बीटा और बाहर x प्लस अल्फा बीटा, ये आपको रखना होता है। यहां पर रखो मूलों का योगफल, यहां रखो मूलों का गुणनफल, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब चलो काम करते हैं। अतः x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4, बाहर लिखा है x, प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है, -1। स्टूडेंट्स जरा बात को मेरी समझना, मैं चाहूं तो इतना ही रख सकता हूं, x² माइनस का x/1/4x प्लस -1, ऐसे भी कर सकते हो, इतना भी आंसर है आपका, ठीक है। और अगर नहीं इतना रखना चाहते हो तो आप ज्यादा खुश हो तो यहां पर 1 और 1 ले लेना। मैं नीचे वाली इक्वेशन बता देता हूं आपका, वैसे तो आंसर यहीं पर हो चुका है, x²/1 1/4 और -1/1, सबके नीचे 1 1 1 ले लिया। जहां पे यहाँ पे 4 था, यहाँ 1 1 बचा था, वो ले लिया। कहने का मतलब ये है एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। और 4 आ जाएगा तो आप क्या करोगे, यहां पर तो 1 4 जब 4 ऊपर मल्टीप्लाई, यहां पर है 4 1 जब 4, 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 जब 1 ही होता है, 1 4 जब 4 टाइम पढ़ रहे हो, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4 आ जाएगा। ये वाले को ऐसे लिख लो, 1/4 अंदर आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस का 4। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों ही चीजें आपकी सेटिस्फाइड करेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं, वैसे यहीं तक छोड़ देना ज्यादा अच्छा है, यही आपका द्विघात समीकरण दिख रहा है, जहां पर आपको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 1/4 और c की वैल्यू -1 दिखेगी। ये आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अच्छा, और आगे बढ़ें,
और समझाएं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नोट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना वो बताते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी यही करना है आपको, यहां पे लिख लेना। दूसरा क्वेश्चन, माना समीकरण, ये समीकरण लिखा हुआ है, माना समीकरण के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहां पर हमें जो अल्फा बीटा दिया गया √2, यहां पे जो अल्फा बीटा दिया गया √2 और 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं खुद ही यहां पर ऐसे कर लेता हूं। कितना दिया है, शून्यकों का योगफल √2 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया है। क्लियर, हर बार यही करना है। द्विघात बहुपद हमारा ये होता है, हमें पता है, फिर हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्या रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, √2, x प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है, 1/3। आंसर खत्म। यही करना है, हर बार ये फॉर्मूला याद रखना। इसी में आपको क्या करना है, बस इस मूलों का गुणनफल जोड़ देना है और मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों रख देना है, बस आ जाएगा। मूल मतलब होता है शून्य। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं और समझते हैं फिर से क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बेटा आप सोच रहे होगे कितनी जल्दी जल्दी होता जा रहा है। बेटा जब कुछ करना ही नहीं तो ऐसा ही करना है आपको, बस यही 3-4 स्टेप आपको फॉलो करते रहने हैं। फिर से आपको यहाँ पे कुछ बदल दिया गया होगा। इस बार क्या दिया गया है जरा ये भी समझो। इस बार दिया गया है 0 और √5। फिर से हम यही कहेंगे कि भाई हमारे पास में जो है ये वाला फॉर्मूला होता है और हमको बस वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0x प्लस का और अल्फा बीटा क्या हो गया, √5 हो गया। ये रहा ना अल्फा बीटा √5। 0x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। आप कह सकते हो ये हो गया 0 प्लस √5। 0 जब जोड़ दोगे तो आपको वही आंसर हो जाएगा। ये 0 चला गया काम से, प्लस का √5, ये आपका आंसर हो गया। इस बार आंसर यहाँ आया, 3 स्टेप में आया। खत्म, और कुछ नहीं करना है। इनके आगे इक्वल लगा लेना। ये क्वेश्चन करने के तरीके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इस बार और आसान कर दिया, 1 1 दे दिया खाली। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है जरा वो भी देख लो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे दी, 1 दे दी, तो 1x आ गया। प्लस अल्फा बीटा कितना दे दिया, 1 दे दिया। तो क्या समझ में आता है, x² माइनस x माइनस 1, नहीं +1 ना, प्लस का फॉर्मूला होता है तो +1 आएगा। ठीक है, खत्म हो गया, ये भी क्वेश्चन खत्म। 5th क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ये लोग, -1/4 और 1/4। क्लियर, अब देखो क्या करना है, -1/4 1/4 की जगह पे बार बार रफ क्या करना, देखो यहां पर खाली यही चेंज होगा। क्या, यहां पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस का 1/4। तो आप लिख लो माइनस का 1/4, ये अल्फा प्लस बीटा रखा बाहर x और फिर प्लस का 1/4। अब क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x² प्लस का 1/4x प्लस का 1/4, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर हो गया। 6th क्वेश्चन बता दें इसी वक्त, 5th हो गया, 6th कर लो। देखो ये हमारे पास इस बार दिया गया है 4, ये दिया गया है 1। तो फिर से रखो, फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है 4x प्लस अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 1 + 1, ये आपका आंसर। खत्म। भाई देखो कुछ करना नहीं था, खाली अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज करके दे रहे थे ये लोग। हर बार बस आपको द्विघात समीकरण बनानी थी, हर बार द्विघात समीकरण बनती चली जा रही थी। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी, इसी तरह से ही करना। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं, ये लॉन्ग ट्रिक ही है, बट आपको करना इसी तरह से है। समझ गए बात को। उम्मीद करता हूं सेशन करने में मजा आई होगी। जितना बड़ा हमारा पहला वाला क्वेश्चन लंबा चौड़ा गया है खींच के, उतना ही छोटा ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अच्छा रहा होगा आज का सेशन, आपको मज़ा आई होगी मेरे साथ, ऐसी मेरी उम्मीद रहेगी आपसे। अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, हाँ सर कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है। खराब कमेंट होगा, अच्छा कमेंट होगा, सब चलेगा। खराब कमेंट भी हमें कुछ सिखा के जाएगा, अच्छा कमेंट होगा तो भी हमें एक मोटिवेशन दे के जाता है कि हाँ चलो अच्छा लगा लोगों को। और अगर खराब कमेंट भी है तो आप ज़रूर करिए, ताकि हमको पता चले कि हमारी कमियाँ क्या हैं। उस कमी को हम लोग नेक्स्ट टाइम में वीडियो के अंदर नहीं डालेंगे और उसको सुधार
सुधारेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो ऐसा आप मत सोचो कि कुछ गलत नहीं लिख सकते आप। अगर कुछ आपके दिल में है थोड़ा बहुत भी, आप उसको बता सकते हो हमें कि सर ऐसा ऐसा फील हुआ हमें पूरे सेशन के दौरान, तो उसकी उन कमियों को हम लोग अगली बार जरूर दूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आज का सेशन यहीं तक रखा जाए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आज के लिए अलविदा लेते हैं। जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे आज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि उसी के जरिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। शुरुआत में ही यही बात बोली थी मैंने, ठीक है। और प्लीज़ सभी लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर करना, ताकि ये कंटेंट आपके फ्रेंड्स तक पहुंच सके, सभी की हेल्प हो सके। कोरोना में कोई बाहर नहीं निकल सकता है, तो कम से कम घर बैठकर ही चीज़ें सीखी जा सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मस्त रहिए। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।